हेलो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है नेचुरल किलर सेल, जिसे हम लोग एनके सेल भी बोलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमारी इम्यून सेल्स का ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो है वो हमारे बोन मैरो में होता है। ये सपोज हमारी कोई बोन है और इस बोन के बीच में ये इसका बोन मैरो जो है भरा होता है, और ये बोन मैरो में हमारे जो है वो जितने भी इम्यून सेल्स हैं, एनके सेल, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस, इयोसिनोफिल, इन सब का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी स्टेम सेल्स होती हैं जिसे हम लोग मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं। ये स्टेम सेल दो तरह के प्रोजेनेटर में डिवाइड होती है। जैसा प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा, इन दो तरह के प्रोजेनेटर में डिवाइड होने के लिए जो है इंटरल्यूकिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरल्यूकिन 3 माइलिनॉइड प्रोजेनेटर के लिए और इंटरल्यूकिन 7 लिम्फॉइड प्रोजेनेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हिमेटोपोइटिक सेल दो भागों में डिवाइड होती है, माइलिनॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। माइलॉइड प्रोजेनेटर से फर्दर मेगाकैरियोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स का, इरिथ्रोसाइट्स का, मास्ट सेल का और इयोसिनोफिल, बेसोफिल, डेंड्राइटिक सेल, इन सब का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग माइलिनॉइड प्रोजेनेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सारी सेल का जो ओरिजिन है और जो इसका डेवलपमेंट है वो दोनों बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को छोड़ करके इनका डेवलपमेंट फर्दर किसी और ऑर्गन में नहीं होता है। बट लिम्फॉइड प्रोजेनेटर जो है वो ओरिजिन तो इनकी बोन मैरो में होती है, बट ये फर्दर डेवलपमेंट होने के लिए किसी अदर ऑर्गन में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो टी लिम्फोसाइट जो है उसकी ओरिजिन वो हुई है बोन मैरो में, बट ये मैच्योर होने के लिए हमारा थाइमस ऑर्गन में जाता है। सेम जो है हमारा बी लिम्फोसाइट, वो भी हमारा बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट के लिए ये स्प्लीन और जो है स्प्लीन में, लीवर में, इन सभी जितने भी हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उन सब के पास जाता है। अगर हम अब बात करें नेचुरल किलर सेल की, तो ये कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर दो भागों में कन्वर्ट हुआ है। एक से जो है नेचुरल किलर सेल का जो है फॉर्मेशन हुआ है, दूसरा स्मॉल लिम्फोसाइट से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है। इसको हम लोग दो भागों में इसलिए बांटते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारी सेल है इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स जो है लार्ज ग्रेन्यूल्स जो है वो एनके सेल में पाए जाते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल किलर सेल का भी फर्दर जो डेवलपमेंट, ओरिजिन जो है वो बोन मैरो में हुई है, लेकिन जो फर्दर डेवलपमेंट है वो स्प्लीन और हमारे लिम्फॉइड, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स में जाकर के होता है। नेचुरल किलर सेल लार्ज ग्रेन्युलोसाइट लिम्फोसाइट ऑफ द सेम फैमिली, जैसा कि हमने प्रीवियस फिगर में देखा कि उसी फैमिली का है, और टी और बी सेल की फैमिली का, कमिंग फ्रॉम द कॉमन प्रोजेनेटर से ये बना हुआ है, और हमारे इनैट इम्यून सिस्टम का ये हिस्सा है। इनैट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को ये शो करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट इनैट लिम्फोसाइट, पहला इनैट लिम्फोसाइट, क्योंकि जो हमारे और दो फर्दर लिम्फोसाइट हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, वो हमारे एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं। बट हमारा जो नेचुरल किलर सेल है ये फर्स्ट इनैट लिम्फोसाइट है। और एनके सेल प्रेजेंट जो होते हैं हमारे स्किन में, गट में, लिवर, लंग्स, किडनी और ब्रेस्ट में पाए जाते हैं। आफ्टर द एनके सेल एक्टिवेशन, जैसे ही एनके सेल का एक्टिवेशन होता है, कोई भी हमारी बॉडी पे फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद जब हमारा एनके सेल एक्टिवेट हुआ तो ये एनके सेल सिक्रीट करता है सम साइटोकाइंस, कुछ साइटोकाइन केमिकल्स और इंटरफ्यूरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GM-CSF, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रेनुलोसाइट और मैक्रोफेजेस हैं वो ग्रो करेंगे, इन्हेंस। इन सब के रिलीज़ के बाद जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम सेल है वो इन्हेंस होगा, मींस जो मैक्रोफेजेस हैं और डेंड्राइटिक सेल हैं वो भी अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगी, ये भी एक्टिवेट हो जाएंगी, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल।
NK सेल एनालॉग है, बिल्कुल सेम टू सेम वर्क करता है साइटोटॉक्सिक T सेल की तरह, जो कि हमारा एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। NK सेल हमारा किसी भी जो है प्राइमिंग और प्राइमर जो है एक्टिवेशन के बिना भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टी सेल है, टी सेल हमारा जब एक्टिवेट होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया और उसको हमारे मैक्रोफेज सेल ने इनगल्फ किया, इनगल्फ करने के बाद वो उसकी फैगोसाइटोसिस कर देता है और MHC कॉम्प्लेक्स की सहायता से उसको शो करता है अपने ऊपर, और शो करने के बाद हमारा इस एंटीजन को देखने के बाद हमारा टी सेल एक्टिवेट हो जाता है और देन फर्दर टी सेल अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। बट हमारे NK सेल को किसी भी प्राइमरी जो है एक्टिवेशन की इस तरह का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं नेचुरल किलर। जो नेचुरली ही हमारी सेल को किल करे, उसको फर्दर किसी जो है इस तरह के फॉरेन पार्टिकल को MHC कॉम्प्लेक्स पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। दे रिकॉग्नाइज एंड किल द स्ट्रेस सेल, ये स्ट्रेस सेल को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी में जो है, और MHC जो है कॉम्प्लेक्स अगर ना हो किसी सेल के ऊपर। सपोज अगर ये कोई सेल है और इसके ऊपर किसी फॉरेन पार्टिकल का अटैक हुआ है और इसने MHC कॉम्प्लेक्स के ऊपर उसको नहीं शो किया है, तब भी हमारा जो NK सेल है इस सेल को किल कर देगा। इट मीन्स कि हमारा NK सेल जो है वो बिना किसी एंटीबॉडी और MHC कॉम्प्लेक्स के शो करने के अलावा भी काम करता है, बिना इसके मतलब इन दोनों की एब्सेंस में भी काम करता है। हम इसको एक फिगर की सहायता से यहाँ देखेंगे तो रोल ऑफ NK सेल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मिसिंग MHC मार्कर। अगर किसी सेल पे हमारी कोई सेल ऑटो इम्यूनाइज्ड हो जाए, हम MHC मार्कर को किसी तरह वो मिस कर दे तो भी हमारी जो NK सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है ये सेल जो है NK सेल को शो कर रही है और ये कोई हेल्थी सेल है जिसके पास ये MHC फर्स्ट मार्कर प्रेजेंट है, और ये हमारे NK सेल का NCR रिसेप्टर है, NK सेल रिसेप्टर। और NK सेल रिसेप्टर इसको MHC फर्स्ट को चेक करता है, जब MHC सेल इस पर प्रेजेंट होता है तो ये इसको नहीं किल करता है, इसको एज ए हेल्थी सेल ट्रीट करता है। बट जब भी कोई इन्फेक्टेड सेल है और उसके कोई हमारी इन्फेक्टेड सेल है वायरस से, सपोज उसके ऊपर कोई MHC कॉम्प्लेक्स मिसिंग हो गया है या MHC कॉम्प्लेक्स नहीं शो हो रहा है, तो हमारी NK सेल इसको एज ए फॉरेन जो है पार्टिकल रिकॉग्नाइज करेगी, नॉन सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज करेगी। वो इसको अपने बॉडी, इस सेल को अपने बॉडी का हिस्सा नहीं मानेगी और इसको जो है ब्रस्ट कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारी NK सेल होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में जो है डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं। अगला इसमें जो रोल है साइटोलिटिक ग्रैन्यूल मेडिएटिंग सेल एपोप्टोसिस है। अपने ये NK सेल है, NK सेल में जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके जो है साइटोप्लाज्म में, उन ग्रैन्यूल्स की सहायता से वो कैसे किसी भी सेल का एपोप्टोसिस करता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो NK सेल कोई भी TCR T सेल के जैसे रिसेप्टर नहीं शो करते हैं ये, ना ही कोई इम्यूनोग्लोब्यूलिन अपने सरफेस पे शो करते हैं B सेल की तरह। ना तो ये T सेल की तरह TCR रिसेप्टर शो करते हैं, ना ही अपने सरफेस पे ये कोई एंटीबॉडी शो करते हैं। बट इनके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसे हम लोग FCRYR थर्ड रिसेप्टर बोलते हैं। इसे हम लोग CD16 या CD57 NCR रिसेप्टर बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल रिसेप्टर। तो नेचुरल किलर सेल रिसेप्टर के साइटोप्लाज्म में ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। इन ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स से ये भरे होते हैं। ये एंजाइम के नाम है ग्रैंजाइम एंड परफोरिन। कोई भी जब भी हमारा सपोज फॉरेन पार्टिकल ने बॉडी पे अटैक किया और ये हमारे फैगोसाइटोसिस सेल के द्वारा जो है अंदर इनगल्फ कर लिया गया, और इनगल्फ करने के बाद इसकी फैगोसाइटोसिस कर दी गई। फिर फर्दर जो हमारे फैगोसाइटोसिस सेल के ऊपर जो ये MHC रिसेप्टर होते हैं, ये MHC रिसेप्टर फॉरेन पार्टिकल को शो करेंगे। इसकी वजह से हमारा जो फैगोसाइटोसिस सेल होती है वो अपनी बॉडी से साइटोकाइंस रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस
और इंटरल्यूकिन और साइटोकाइंस जो रिलीज होने के बाद ये हमारे एनके सेल को एक्टिवेट करते हैं, और एनके सेल के एक्टिवेट होने के बाद एनके सेल से ग्रैंजाइम और परफोरिन नाम के एंजाइम रिलीज होते हैं। और ये एंजाइम रिलीज होने के बाद परफोरिन, जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है कि पोर करने वाला एंजाइम, तो ये परफोरिन जा कर के जगह जगह पे हमारी सेल में पोर कर देगा, जिससे ग्रैंजाइम जो है हमारी सेल में एंट्री पा लेगा। और ये ग्रैंजाइम फिर फर्दर हमारे जो है सेल के डीएनए को ब्रेस्ट कर देता है, हमारे सेल के जो भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं उनको ये ब्रेस्ट कर देता है। इस तरीके से हमारी सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो भी फॉरेन इन्वेडर इसके अंदर इन्वेड था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगेन हमारी जो एनके सेल है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट, मीन्स कि अगर किसी भी अनदर सेल के ऊपर जो कि हमारा टारगेट सेल है, अगर उसको एंटीबॉडी ने डिटेक्ट कर लिया है, ब्लड में जो घुली हुई एंटीबॉडी है उसने अगर डिटेक्ट कर लिया है एंटीजन को, तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी भी हमारा एनके सेल शो करता है। तो इन्फेक्टेड सेल आर ऑप्सोनाइज्ड बाय एंटीबॉडी। ऑप्सोनाइज्ड का मीन्स होता है घेर लेना, मतलब ये हमारे ये जो हमारी ये एंटीजन ने इसको अभी घेर रखा है, तो हमारी एंटीबॉडी ने इसको पहचाना और बहुत सारी एंटीबॉडी आ करके चारों तरफ जो है इस सेल के लग जाएगी, और ये चारों तरफ सेल के लगना कहलाता है ऑप्सोनाइज्ड। तो इन्फेक्टेड सेल आर ऑप्सोनाइज्ड बाय एंटीबॉडी डिटेक्टेड बाय इम्यून सेल। तो इम्यून सेल ने इसको डिटेक्ट किया, फिर फर्दर हमारा जो ये एंटीबॉडी का जो एफसी रीजन था, जो हमारा कांस्टेंट रीजन होता है, वो कांस्टेंट रीजन हमारा FcRYR थर्ड रीजन जो कि हमारा एनके सेल में प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा ये पहचान लिया जाता है। मीन्स अगेन दोबारा सुनिए कि जो हमारा एंटीबॉडी का कांस्टेंट रीजन होता है वो हमारे एनके सेल के FcRYR थर्ड रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, पहचान लिया जाता है, और इन दोनों की बाइंडिंग के बाद एनके सेल ग्रैंजाइम और परफोरिन नाम के एंजाइम को अपने ग्रैनुलोसाइट सेल से रिलीज करती हैं, और ये सेल फर्दर हमारे जो है सेल्स में आकर के पोर करते हैं, और पोर करने के बाद ये ग्रैंजाइम को एंट्री देते हैं, और जब ग्रैंजाइम की एंट्री होती है तो ग्रैंजाइम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे फिर फर्दर अंदर में न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करता है, और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारी पूरी की पूरी सेल जो है नेचुरल किलर सेल की वजह से के एंजाइम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो होप सो आपको मेरा नेचुरल किलर सेल का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।